जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल के लिए मैं जो है पीबीआईक्यू सेट डेली आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूँ। तो आज हम करने वाले हैं 31 अगस्त की पहली शिफ्ट का 2024 में जो एग्जाम हुआ यूपी कांस्टेबल उसका सॉल्यूशन। इसमें टोटल मैथ के करीबन 19 से 20 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी दोस्त आपके यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल या फिर रेलवे की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं सब की तैयारी हम लोग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबे दूसरी रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें ये देखना है कि पहली बात तो दोनों के चलने की डायरेक्शन कैसी है। तो आप देखेंगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल जो है वो माइनस हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड होके 60 माइनस 54 कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों अपनी लंबाई मिलाकर कंबाइंड करके क्रॉस करती हैं, तो 175 और 105 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने का ये हो जाएगी 280 मीटर की। क्लियर बात समझ में आई आपने का। बिल्कुल। मुझे क्या बताना, टाइम। मैं कहूंगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन बेटा यहाँ दिक्कत ये है कि स्पीड जो है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि डिस्टेंस मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। तो ये कुल मिलाकर आएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा डिस्टेंस है 280, बटे में स्पीड है 5/3 की। तो 5 से काट दिया 56 और 56 दिया कितना हो गया, तो आपने कहा ये हो गया 168 मीटर, वो 100 सेकंड। और 168 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 यानी 2 मिनट अलग और 48 सेकंड अलग। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे सर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। जरा एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज सुनने के बाद बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें कैसे होगा ये सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि ये मान के चलो ये वो दूरी थी जहां पर बंदूक से व्यक्ति खड़ा था। मैंने कहा यहाँ बंदूक अगर चलाई गई, यहाँ पर अगर गन का फायर हुआ, तो मैं कहता हूँ व्यक्ति यहाँ पर था, यहाँ पर वो व्यक्ति था। सिंपल समझने की कोशिश करेंगे भाई, वो व्यक्ति यहाँ पर था। अगर ये व्यक्ति यहीं पर रहता, अगर ये व्यक्ति यहीं रहता तो इसको जो साउंड है वो 9 मिनट बाद सुनाई देता। अगर ये व्यक्ति यहीं रहता तो इसको साउंड जो है वो 9 मिनट बाद सुनाई देता। लेकिन हुआ क्या भाई दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा था तो इसको साउंड यहाँ कहीं सुनाई दिया। और कितनी देर बाद सुनाई दिया, तो आपको कहा गया कि 8 मिनट 48 सेकंड बाद सुनाई दिया। 8 मिनट 48 सेकंड बाद सुनाई दिया। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझने वाली बात है, ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कहूंगा ये जो दूरी है, ये वाली, ये जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो अगर साउंड तय करता तो साउंड कितने में तय करता भाई। साउंड पूरी दूरी 9 में तय कर रहा है, इतनी दूरी 8:48 में, तो ये दूरी साउंड जो तय करता वो 12 सेकंड में तय करता। जबकि ये दूरी व्यक्ति ने कितने में तय की, तो व्यक्ति भाई जब साउंड यहाँ से यहाँ तक 8:48 में आया तो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 8:48 में आएगा। तो मैं ये कहूंगा ये जो कांस्टेंट दूरी है, यानी ये जो समान दूरी है मेरे भाई, ये जब एक साउंड तय कर रहा है तो वो तय कर रहा है 12 सेकंड में, और जबकि वो पर्सन तय कर रहा है वो कर रहा है 8:48 को। मैं अब जब चेंज करूंगा किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 8 मिनट का मतलब होता है 640 सेकंड, और 640 और 48 कितना हो गया, सॉरी 480 होता है ना। 60 का गुणा करेंगे 480, 438 48 कितना हो गया, 528। तो ये इनके द्वारा टाइम का रेशियो है।
इस कांस्टेंट दूरी को कवर करने में ये इनके द्वारा टाइम का रेशियो है 12 और 528 का, मैं कहूंगा रेशियो आएगा 1 और 44 का। तो क्योंकि यहाँ दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 44 और 1 का। बात क्लियर, समझ में आ गई। अब 44 की वैल्यू कितनी है, तो आपसे कह रहा है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 का मान आ रहा है 15/2 का, तो इसकी स्पीड आएगी 15/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सवाल में किसमें पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं जब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 करते हैं। तो 5 से घाटा 3, 2 से घाटा 9, तो आंसर आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत उच्च लेवल का सवाल है। ये सवाल बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं, ये मान के चलिए 10 से 12% बच्चे ही इस सवाल को कर पाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, सवाल की बात करेंगे तीसरे की। कह रहा एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ये कह सकते हैं कि इस सवाल को नॉर्मली हम आराम से इजीली बना सकते हैं क्योंकि सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से भाई। मैंने कहा ये वो लोग हैं जो कौन से हैं, आप कहेंगे जो भैंस रखते हैं। ये वो लोग हैं जो कौन से, तो हमने कहा ये वो लोग हैं जो गाय रखते हैं यानी काव रखते हैं। ये वो लोग हैं जो बफेलो भैंस रखते हैं। ये वो लोग हैं जो काव यानी कि गाय रखते हैं। तो हमने कहा दोनों रखने वाले कितने लोग थे, 15। अगर टोटल गाय रखने वाले 60 थे जिसमें से 15 दोनों हैं, तो ये कितना होगा, 45। और अगर दोनों भैंस रखने वाले कितने थे, 30 थे, जिसमें से 15 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा, 15। मैंने कहा टोटल लोग कितने होते हैं भाई, टोटल लोग होते हैं 100%। अगर 100% में से ये कितना हो गया, तो मैंने कहा 15 15 30 और 45 75, यानी 100% में से 75% वो लोग हैं जो कम से कम एक जो है जानवर रखते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। तो हमने कहा कि 100 में से अगर 75 रखते हैं तो कितने परसेंट लोग नहीं रखते हैं, 25% लोग। तो 25% लोग किसका, तो मैंने कहा टोटल परिवार 960 है, तो 960 का 25% यानी 1/4 मान, तो आपने कहा कितना आंसर आ गया, 240। 240 ऐसे परिवार हैं जो ना तो भैंस रखते हैं ना ही गाय रखते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 सिंपल क्या कह रहा है कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है। वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे 37.5% लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात बताना है कुल मिलाकर। ठीक है, दूध में पानी का अनुपात बताना है कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने कहा देखते हैं भाई। पहले उसने जो कहा वो 6.4 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में बेचने की बात की। फिर वो कह रहा है कितना पानी मिला रहा, तो मुझे नहीं पता किस अनुपात में पानी मिला रहा, लेकिन मुझे ये है कुल मिलाकर कि 37.5 का लाभ हो रहा है। 37.5 का मतलब 3/8 होता है। मैं कहूंगा कि फाइनल वस्तु 8 रुपए की जो है वो 3 रुपए के फायदे 11 में बेच रहा है। आपने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। हमने कहा पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगेगा। हम ये काटेंगे कितने से भाई, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। जब ए और बी का मान निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 इधर लेके आएंगे, 5 इधर लेके आएंगे। हम ये 4 से काटेंगे 2 बार, यानी आप ये कहेंगे सर कि अगर दूध 10 था तो उसने पानी मिला के उसको टोटल 11 कर दिया। दूध अगर 10 था तो उसने पानी मिला के कितना कर दिया भाई, 11 कर दिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि वाटर अगर 1 मिलाया है तो उसमें मिल्क कितना होगा, 10 होगा। वाटर अगर 1 मिलाया है तो मिल्क कितना होगा, 10 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। 135, 171 और 192 का एचसीएफ बताना है। तो मैंने कहा देखो 135 भी 9 से कटता है, 171 भी 9 से कटता है, लेकिन 192 9 से नहीं कटता है भाई। 192 9 से नहीं कटता, 3 से कटता है। तो मैंने कहा कि 9 तो कहानी खत्म हो गई, और 10 से ये नंबर नहीं कटा, 10 भी खत्म हो गया। मैंने कहा 8 से ये नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब 3 ही आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इजी आंसर निकाला जा सकता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष पर बचे। तो ये कह रहा है विभाजित करने पर समान शेष बचता है, मतलब ऐसा नंबर जिससे इन नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आ जाए। तो हम कहेंगे ऐसा नंबर निकालने के लिए इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हमें।
यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, तो आपने कहा डिफरेंस तो बहुत ज्यादा भाई, 240 का अंतर। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें और इसमें अंतर देखो कितने का है। तो आपने कहा इसमें इसमें अंतर कितने का भाई, 728 में से 550 गया, तो भाई साहब ये आ रहा है 178 का अंतर। मैंने कहा अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इनका भी अंतर ले लेते हैं कितने का। तो आपने कहा 40 और 22 यानी कि 62 का अंतर। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 62 का अंतर आ रहा है, यानी कि अंतर से तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ऑप्शन ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ठीक है, समान शेष की बात कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से तो समझ में आ नहीं रहा पहली बात। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं अलग से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा है 310, ये लिखा है 550, ये लिखा है 728। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। ये सवाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ गलत है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 310, 550 एंड 720 लीव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, अगर इससे रिमाइंडर भाग, अगर किसी नंबर को भाग करना है तो जाहिर सी बात है फिर ये अलग सवाल है। या ऐसे होना चाहिए था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन नंबर को विभाजित करने पर समान शेष बचता हो। ठीक है, जिससे इन नंबर को विभाजित करने समान शेष बचता हो। तो मैं इसका अंतर ले रहा हूँ, कितना है, 240 है। इसका अंतर कितना है, तो आपने कहा इसका अंतर अभी आ रहा था 178। इसका अंतर कितना है, तो आपने कहा इसका अंतर आ रहा था भाई, मैंने कहा 418 अंतर आ रहा है। ठीक है, जब मैंने इसका भी अंतर देखा तो इसका अंतर 62 का था। इसका अंतर कितने का था, तो आपने कहा इसका अंतर देख लेते हैं कितना है। तो हमने कहा ये 160 बचेगा, 178 का है। ठीक है, 178 और 62 का अंतर देखते हैं भाई कितना है, तो हमने कहा ये 6 है और ये कितना है, 11, यानी 116 बच रहा है। ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं है, ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं है। देखो सिंपली बताऊं तो 22 से भाग इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये 22 तो हो नहीं सकता। 222 से बात करूं तो 222 से यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 310 में 222 से भाग करूंगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर जो बचेगा वो 8 के आसपास इकाई अंक होगा। यहाँ पर भी अगर मैं 222 से भाग करूंगा 444, तो यहाँ रिमाइंडर 6 के आसपास, ये भी नहीं है। ठीक है, 212 से भाग भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं है, इसका मतलब दो ही आंसर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या दो ही हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की गति। तो कोई रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी 18 की स्पीड से। तो मैंने कहा स्पीड बतानी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 335/18, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में हम फिर से 18/5 का गुणा कर देंगे, तो 18 से 18 घटेगा, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 7 35, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। अगर 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिनों में जो है वो 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं, 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन का समय लगेगा। तो ये सवाल या वाला क्वेश्चन है और वाला सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में हम ये कहते हैं कि 7 मेल जो है वो 10 फीमेल के बराबर काम करते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल की एफिशिएंसी आएगी 10 और 7 की। यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं निकालना तो ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो कि 7 मैन अगर 10 दिन में 100 मीटर दीवार बना रहे हैं, तो आपसे ये पूछा गया कि 14 मेल और 20 फीमेल कितने दिन में जो है वो 600 मीटर की दीवार बनाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता है भाई सवाल। अब हम ये कहेंगे कि या तो दोनों को मेल में कन्वर्ट कर लेते हैं या दोनों को फीमेल कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं, दोनों आसान। हमने कहा यह आएगा 7 मेल गुणे 10 बराबर। अब मैं अगर 20 फीमेल की बात करता हूँ तो 10 फीमेल अगर 7 मेल के बराबर है तो 20 14 के बराबर हो जाएंगे, 14 14 कितना हो जाएगा, 28 मेल हो जाएगा। गुणे x बटे कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैंने कहा 7 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 3 बार। तो हमने कहा मेल से मेल कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 5 या 15।
कितनी आ जाएगी? आपने कहा 15, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ करेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 16 दिन में के भीतर पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसी काम को 15 दिनों के भीतर पूरा कर सके? तो हमने कहा 120 लोग 6 घंटे काम करके 16 दिन में काम कर लेते हैं, तो 64 व्यक्ति 15 दिन में काम करेंगे कितने घंटे काम करके? तो हमने कहा 15 अट्ठे 120, 16 चौक 64, 4 दूनी 8, हमने कहा 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 12 दिन। कितने? 12 घंटे काम करके जो है उस काम को 64 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एक बेईमान दुकान अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन करता है, तो उसका लाभ बताना। तो मैंने कहा कि अगर वो ग्राहक को 960 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब उसकी जेब से 960 ग्राम जा रहा है, लेकिन वो पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है, तो यानी कि सीपी हो जाएगा 960 ग्राम। जो जेब से जाता है वो सीपी, और जो में आता है वो एसपी कहलाता है। तो हमने कहा सीपी कितना हो गया? 960 ग्राम, क्योंकि कस्टमर को दिया उसने, जबकि उसकी जेब में पैसा आया 1000 ग्राम का। तो हम सीधा कहेंगे सर 40 का लाभ कमा रहा है 960 पर। तो आपने कहा सर 1/24 का लाभ कमा रहा है, और 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। 1/24 का मतलब कितना होता है? आपने कहा 4 सही 1/6% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। किराने वाले को क्रमशः 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो की कीमत वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 प्रति किलो की कीमत वाले दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके? तो एलिगेशन का सवाल है, दो अलग अलग तरीके के पदार्थों को मिलाकर कंबाइन में बात कर रहा है, तो एलिगेशन लगा देंगे। हम सीधा कहेंगे पहले का दाम 15 है, दूसरे का दाम 20 है, मिलाने पर 16.50 होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि 20 में से 16.50 गया तो आपने कहा 3.50 हो गया, और 16.50 में से 15 गया तो 1.50 हो गया। तो आप ये कहेंगे सर अनुपात बनेगा कितने का? तो मैंने कहा 3 और 7। क्लियर बात समझ में आ गई? आपने कहा कौन सा ऑप्शन है? सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% डिस्काउंट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा? A retailer mark up his goods by 150% and offers a 140% discount. What will be the selling price if the cost price is 1600? हमने कहा बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि अगर वस्तु का सीपी 100 है और 150% उसे मार्कअप करेगा तो मार्कअप हो गया 250 का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 40 का डिस्काउंट दिया, तो मैंने कहा भाई 40 का डिस्काउंट दे रहा है, 40 में से 2/5 का, तो आप ये कहेंगे सर वस्तु 3/5 में बिकेगी। ठीक है, आपने कहा 5 से कट गया कितनी बार? 50, 50 दिया 150 में बिकेगी। तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु 150 में जाएगी, यानी सीपी अगर 100 होगा तो एसपी जो होगा वो 150 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी है? 1600, इसका मतलब 150 का मान कितना हो जाएगा? 2400, यानी वस्तु जो है वो 2400 रुपये में बिकेगी। आप कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात समझ में आई होगी? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। कह रहा एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे इसे किस सीमा में बेचना चाहिए कि ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए? अगर वो 10% की हानि ले रहा है तो वस्तु 90% में बेच रहा है, यानी पहले बेच रहा है 90%, और अगर उसे 20% का लाभ चाहिए यानी अब वस्तु बेचनी है 120%। मैंने कहा दोनों एसपी का रेशियो कितना आएगा? तो आपने कहा 30 से 3 बार, 30 से 4, लेकिन पहले बेच रहा था 480 में, कितने गुना है? तो आपने कहा 160 गुना। तो अब अगर मैं 160 गुना करूंगा 16 चौक 64, यानी अब वस्तु बिकनी चाहिए 640 में। आपने कहा कौन सा ऑप्शन? मैंने कहा ए फॉर आओ हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 और शेष का औसत मासिक वेतन 7800 है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या बतानी है, कितनी होगी? तो हमने कहा भाई कुल श्रमिकों की संख्या बतानी है। चलो ठीक है, तो ये भी देखो दो अलग अलग तरीके के मिस्त्री मतलब कारीगरों को मिलाकर
एक पूरे टोटल कार्यशाला की बात करें तो यहाँ पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने कहा 7 श्रमिकों को 10,000 मिल रही है, जबकि बचे हुए जितने भी उन्हें 7800 मिलती है, जबकि कंबाइंड में एवरेज कितने का है, 8500 का। हमने कहा भाई एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ कितना आएगा 700 और यहाँ कितना आएगा 1500। मैं ये कहूंगा सिंपल सा कि अगर 10,000 वाले 7 लोग हैं तो 7800 वाले कितने होंगे, 15 होंगे। तो 10,000 के थे भी कितने भाई, आपने कहा भाई 7 ही तो थे, तो 7 का मान 7 था, तो टोटल जो थे 22 लोग थे, तो 22 का मान 22 हो जाएगा। आपने कहा कौन सा ऑप्शन, तो C4। चलो फिर हवेली पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या। तो जब भी हम क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं और वो भी कैसी, सम, और सम संख्या वो भी कितनी, 6, तो जो एवरेज होता है वो बीच का नंबर होता है। जैसे ये दिया 183, तो मैं कहूंगा कि अगर 6 संख्या है, 6, तो 6 में 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी, इसमें बीच का नंबर तो समझ में आएगा ही। तो मैंने कहा एक फिर नंबर जो होगा वो इससे छोटा होगा 182, और एक इससे बड़ा होगा 184, यानी दो नंबर मिल गए 182 184। सबसे छोटी पूछी थी, तो इससे छोटी दो संख्या होंगी, तो दोनों में 2 और 2 4 का अंतर आएगा, तो ये हो जाएगा टुमला का 178। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 178। आपने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है, जिसे दो समान वार्षिक किस्तों में 2% के अंत में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वापस लेता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की है। तो आप ये भी कहेंगे कि 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि अगर 25 रुपए लेगा तो किस्त के तौर पर 26 देने पड़ेंगे। आप देख लो 26 से कटने वाला कौन सा नंबर है। मैंने कहा 26 से कटने वाला तो एक ही नंबर नंबर आ रहा है, 1352। ठीक है, बाकी देखो ध्यान से करेंगे कैसे। तो हम ये कहेंगे कि अगर 25 रुपए लेता तो 26 देता, लेकिन दूसरी बार भी किस्त दे रहा, तो दूसरे साल में स्क्वायर करेंगे तो 625 रुपए की किस्त कितनी बन जाएगी, 676 बन जाएगी। लेकिन भाई होता क्या है, किस्त दोनों बराबर होती है। अगर ये 676 है तो इसको भी 676 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 26 से गुणा करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर प्रिंसिपल 650 और 625, यानी प्रिंसिपल अगर 1275 है, तो एक किस्त जो है वो 676 की होगी। लेकिन प्रिंसिपल 2550 था, प्रिंसिपल कितना था 2550, कितने गुना, आपने का 2 गुना, तो किस्त भी 2 गुना होगी, तो आप कहेंगे सर 1352 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा 15 पुरुष 20 दिनों में 120 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं, 240 मीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा 15 पुरुष 20 दिन में अगर 120 मीटर लंबी सड़क बना रहे हैं, तो कितने लोग हैं वो 10 दिनों में 240 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। हमने कहा कि बहुत ही सिंपल है कि 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 2500 है, इसे 20% और 10% के दो क्रमिक डिस्काउंट में बेचा जाता है, तो मेज का विक्रय मूल्य। अगर 10% डिस्काउंट आ रहा है तो जो भी मेज का मूल्य होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए की वस्तु 9 में, यानी 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 1800 करेक्ट आंसर है। बाकी करना चाहे ऐसे कर सकते हैं कि 2500 रुपए की वस्तु पर 20 का डिस्काउंट था, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट, तो वस्तु बिक गई कितने की, 4 की। फिर दूसरा डिस्काउंट है 10% का मतलब 1/10, तो 10 में 1 का डिस्काउंट, वस्तु कितने में बिक गई, 9 में। हमने कहा 0 से 0 काटो, 5 से काट दो 50 और 50 चौके 200, 200 निम्मा 1800। क्लियर, समझ में आ गई होंगी बातें। बाकी कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 10% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वस्तु का जो एसपी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों अपनी लंबाई मिलाकर पार करती है, और ये अगर दूरी मीटर में है तो आप इसको कहेंगे कि आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी पता है आपको, चाल पता है, क्या निकालना, टाइम। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने कहा ये है 450 और ये है 15, तो आप कहेंगे सर 30 सेकंड में पार हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
ये आज का अंतिम सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपनी राय भी देंगे आप लोग कि हाँ हाँ क्लास कैसी लग रही है, क्या आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या आप और ऐसी क्लास चाहते हैं। बाकी अगर अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।